नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम ऐप में हर मंडे प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और तैयार रहिए। हर मंडे आपके लिए टेस्ट अवेलेबल होता है। अब तक हमारे 43 टेस्ट हो चुके हैं और दोस्तों इनका सॉल्यूशन वीडियो हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाते हैं। सो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखें। जब भी उस टेस्ट का सॉल्यूशन अपलोड होगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके रखें और तैयार रहिए। आज ही ऐप डाउनलोड करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न है, सभी के विस्तार पूर्वक आपको उत्तर समझाए जाएंगे। आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आएगी। सो आप कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखने का प्रयास किया है ताकि हर बच्चा इसे समझ पाए। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस में फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो न्यूनतम होता है, मिनिमम पूछा है। देखो दोस्तों, दोनों का अगर कंपैरिजन करवाएं तो सिलिकॉन का हम सबको पता है कि 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो जर्मेनियम का जो है वो कम होगा, क्योंकि कार्बन और गैलियम आर्सेनाइड भी पूरी तरह से एक सेमीकंडक्टर कंपाउंड होते हैं। फिलहाल के लिए बी उत्तर सही रहेगा अपना, जर्मेनियम इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। एक पावर प्लांट है जिसमें वाई एक्स पर हमने लोड को लिया है और एक्स एक्स पर हमने समय लिया है। यानी लोड और टाइम के सापेक्ष एक ग्राफ बनाया जाता है। तो माय डियर, इसी का नाम तो लोड कर्व है। भार वक्र बोलते हैं, जिसमें प्रोडक्ट पावर की कैलकुलेशन की जा सकती है, औसत भार की गणना की जा सकती है, प्लांट लोड फैक्टर की गणना इसमें से की जा सकती है, डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर भी ज्ञात किए जा सकते हैं। इसलिए लोड कर्व को प्लॉट करना बहुत ज़रूरी होता है और प्रत्येक पावर स्टेशन में इसे प्लॉट किया भी जाता है। सी उत्तर सही रहेगा। और वैसे देखो, वी कर्व तो सिंक्रोनस मोटर से संबंधित होता है, आई थिंक आप सभी जानते होंगे। सवाल नंबर 3, निम्न में से किस एलिमेंट के परमाणु की आउटर जो बिट होती है ऑर्बिट, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। देखो, 4 इलेक्ट्रॉन वाले को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के आपसे सवाल ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन ऐसा है जो सेमीकंडक्टर नहीं है। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन भी आता है, जर्मेनियम भी आता है और कार्बन भी आता है। कॉपर जो है ये सेमीकंडक्टर नहीं है, क्योंकि कॉपर में टोटल 29 परमाणु होते हैं और इसकी जो आउटर बिट होती है ऑर्बिट, उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि एक एमीटर के लिए निम्न में से सही स्टेटमेंट कौन सा है। जो एमीटर में शंट लगाया जाता है ना, उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। जो शंट होता है वो निम्न मान का प्रतिरोध होता है। एमीटर में रेंज बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है, धारा को बाईपास करता है और मैग्नीन धातु से ये बनता है। इसके लिए फॉर्मूला Rm/n-1 होता है। n को हम बोलते हैं गुणक घटक। अब देखो, बड़ी सिंपल सी बात है कि शंट प्रतिरोध गुणक घटक के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया जस्ट अपोजिट। यानी शंट का मान अगर हम देखें तो निम्न शंट का मान होगा, अगर गुणक का मान क्या होगा, उच्च होगा। वैसे देखो, निम्न के लिए निम्न है तो फिर उच्च के लिए उच्च होता। तो दो एक जैसी भाषा पेपर में नहीं हो सकती, ये ध्यान रखें। या तो निम्न के लिए उच्च होगा या फिर उच्च के लिए निम्न होगा। यानी यहाँ सवाल ये कह रहे हैं कि अगर गुणक घटक की वैल्यू हाई है तो शंट प्रतिरोध का मान उतना ही क्या आएगा, लो आएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। ए और बी क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्रा ऑप्शन है, इसलिए वो सही नहीं हो सकते। अगला सवाल है कि 16 चालक है और 8 पोल है, किसी जनरेटर में पोल पिच की गणना करें। तो चालकों की संख्या से या स्लॉट की संख्या से भी पोल ज्ञात किए जाते हैं, पोल पिच ज्ञात की जाती है। 16/8 करोगे तो उत्तर आएगा 2। पोल पिच का मान कितना है, 2 चालक प्रति पोल है यहाँ पर।
डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का मान पूछा है, किसके समानुपाती और किसके व्युत्क्रमानुपाती। अगर आपको इसका छोटा सा फॉर्मूला याद हो ना तो शायद आप इसे बेहतर तरीके से रिप्लाई कर पाएंगे। फाई ZNP/60A, ये इसका फॉर्मूला होता है, राइट। यानी फ्लक्स, नंबर ऑफ कंडक्टर, स्पीड और नंबर ऑफ पोल, इन सब के तो समानुपाती है, जबकि पैरेलल पथों के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ध्यान से देखो, आर्मेचर समांतर पथों के सीधे समानुपाती, गलत हो गया, इसके तो ये विपरीत समानुपाती है। फ्लक्स प्रति पोल के सीधे समानुपाती, हाँ ये सही है। आर्मेचर गति के विपरीत समानुपाती, गलत, गति के भी सीधे समानुपाती है। पोल की संख्या के विपरीत समानुपाती, ये भी गलत, इसके भी सीधे समानुपाती है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, फ्लक्स प्रति पोल के वो सीधे समानुपाती है, डायरेक्ट पैरेलल बोल सकते हैं। वोल्टमीटर की सुग्राह्यता की परिभाषा क्या है? परिभाषा दो तरीके से दे सकते हो। अगर आपको वोल्टमीटर सुग्राह्यता की इकाई याद हो, क्या इकाई होती है? किलो ओम प्रति वोल्ट होता है। इसका मतलब 1 वोल्ट के लिए वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना है, वही उसकी सेंसिटिविटी है। बी ऑप्शन देखो, प्रति वोल्ट प्रतिरोध का मान ही वोल्टमीटर की सुग्राह्यता है। ठीक है, तो हम परिभाषा कैसे देते हैं उसमें वोल्टमीटर में? प्रति वोल्ट प्रतिरोध का मान किलो ओम प्रति वोल्ट होता है। प्रति वोल्ट का मतलब फिर यहाँ से आ जाता है कि उस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है और वोल्टमीटर की मेजरमेंट सीमा कितनी है, तो ओम प्रति वोल्ट इसकी इकाई हो जाती है। अगला सवाल है, फोटोडायोड में निम्न में से किस प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप नाम देखें तो आपको तीनों एक जैसे लग रहे होंगे, फोटोवोल्टेइक, फोटोकंडक्टिव और फोटो एमिशन इफेक्ट। दरअसल फोटोडायोड में क्या होता है कि जब इसके जंक्शन पर प्रकाश गिरता है तो ये परिपथ को चालन करता है। इसका मतलब जंक्शन से अपन को प्रकाश का उत्सर्जन देखने को मिलता है। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, फोटो इमिशन। इमिशन को हिंदी में उत्सर्जन बोलते हैं, यानी फोटो उत्सर्जन प्रभाव अपन इसको कहेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन में भी दरअसल ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब प्रवेश करता है तो ध्यान रखना प्रकाश का उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया का नाम फोटोन होता है और फोटोन का एलईडी में हम सर्वाधिक उपयोग करते हैं। अगला सवाल, चुंबकीय परिपथ में उत्पन्न कुल फ्लक्स और एयर गैप में उपलब्ध उपयोगी फ्लक्स का अनुपात क्या कहलाता है? यानी टोटल प्रोड्यूस फ्लक्स और यूजफुल फ्लक्स का रेशियो आपसे पूछा है, तो इन दोनों के अनुपात को हम लीकेज गुणांक बोलते हैं, ध्यान रखना। और वैसे चुंबकीय फ्लक्स में लीकेज फ्लक्स की मात्रा को हिस्टैरिसीस से जोड़ा गया है और इसे हिस्टैरिसीस का लीकेज गुणांक भी कहा जाता है। अल्टरनेटर के मामले में स्टेटर का फ्रेम क्या उपलब्ध करवाता है? फ्रेम मतलब आउटर मोस्ट भाग की बात कर रहा है ये, है ना, बाह्य भाग। बाह्य भाग के 3-4 काम होते हैं। कौन कौन से माय डियर? सबसे पहला होता है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए मार्ग पूरा करना, तो आप बी ऑप्शन देखो ना, फ्लक्स के लिए रिटर्न पथ उपलब्ध करवाना। चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर जाती है जब चुंबक के बिना किसी बाहर या माध्यम की बात करें, लेकिन चुंबक के अंदर अंदर वो हमेशा एस से एन की ओर चलती है। तो ऐसा करवाने के लिए हमें फ्रेम या बॉडी की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन होगा, फ्लक्स के लिए रिटर्न पथ उपलब्ध करवाना, एकदम सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन विकल्प पूर्ण गोले के आंतरिक सतह पर बने ठोस कोण को कहते हैं? कि गोले पर ठोस कोण जो बनता है ये एक स्ट्रेडियन कहलाता है, जो कि ठोस कोण की एक इकाई भी है। और एक स्ट्रेडियन जो होता है वो 4 पाई के बराबर है, यानी लगभग 12.56 ल्यूमन प्रकाश के बराबर होता है। सी उत्तर सही होगा, 4 पाई का ऑप्शन करेंगे यहाँ पर।
एक स्ट्रेडियन 4 पाई के बराबर है, बात एक ही है। टैंक सर्किट, फर्स्ट ऑफ ऑल टैंक सर्किट किससे जुड़ा हुआ शब्द है? ओसिलेटर से जुड़ा हुआ शब्द होता है। तो ओसिलेटर में टैंक सर्किट हमेशा बोलते हैं एलसी को बोलते हैं। एलसी टैंक होता है, इसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर होता है। दोनों कैसे जुड़े होते हैं? तो दोनों पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं। डी उत्तर आएगा। इंडक्टर और कैपेसिटर होता है और वो समांतर में जुड़े होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। डी उत्तर बिल्कुल सही करना होगा यहाँ। अब कह रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी साइड पर हमने कोई एसी वोल्टेज अप्लाई किया। प्राइमरी में कुछ धारा का फ्लो हुआ। ये धारा उसकी रेटेड करंट की 2 से 5% थी। बताइए ट्रांसफार्मर की अब पोजीशन क्या है? बड़ा सिंपल सवाल था। 2 से 5% जो करंट होती है ट्रांसफार्मर में, हम इसे I0 बोलते हैं। I0 का मतलब होता है नो लोड करंट, यानी शून्य भार के समय प्रवाहित करंट। डी उत्तर अपना सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर इस समय नो लोड पर है, यानी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जो है वो ओपन सर्किटेड है, उसका सेकेंडरी का परिपथ जो है वो खुला हुआ है। एक परिपथ में भार का उद्देश्य क्या है? ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन भी, हमने किसी सर्किट में लोड लगाया ही क्यों है? हमारा पर्पज़ क्या था लोड लगाने का? देखो बिना भार के अगर लगाएंगे ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इक्विपमेंट जो है वो डैमेज हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो उस सोर्स में एनर्जी है उसका हम उपयोग कर सकें, यूटिलाइज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डी उत्तर सही रहेगा। उस सोर्स के पास जो विद्युत ऊर्जा है उसका यूटिलाइज किया जाए, उपयोग किया जाए, अनुप्रयोग किया जाए। डी उत्तर यहाँ सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डीसी मोटर के सिंपल स्टार्टर के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। सिंपल स्टार्टर बोले तो नॉर्मल एक व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि स्टार्टर से हमें स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना होता है। डीसी मोटर में स्टार्टिंग करंट हायर क्यों होती है? क्योंकि आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है। जनरली हम सब जानते हैं कि 1 ओम या इससे भी कम प्रतिरोध डीसी मशीनों का होता है। इसलिए हम एक बाहरी प्रतिरोध आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जिससे आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा जो कारण होता है वो है कि स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान भी 0 होता है। अब जैसे जैसे मोटर गति प्राप्त करती है बैक ईएमएफ भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ गति के समानुपाती होता है। स्टार्टिंग में स्पीड 0 होती है तो बैक ईएमएफ भी 0 होता है। यानी डीसी मोटर में आर्मेचर के करंट को कंट्रोल 2 घटकों से किया जा सकता है। एक है आर्मेचर का प्रतिरोध और दूसरा है बैक ईएमएफ। ए ऑप्शन के साथ फिलहाल आपको जाना है और सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। डायोड का वीआई अभिलक्षण सरल रेखीय क्यों नहीं होता है? यानी जो डायोड होता है उसकी वोल्टेज और करंट की जो विशेषता का हम एक ग्राफ बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं होता है, लीनियर क्यों नहीं होता है? बड़ा सिंपल सा है कि डायोड का जो काम करने का तरीका है वो एक सेमीकंडक्टर पर डिपेंड करता है। और एक अर्धचालक की 2 बड़ी विशेषता है। एक तो ये है कि वो पहले अचालक बाद में चालक बनता है, इसलिए कुछ देर धारा का अपोज करता है और फिर करंट का कंडक्शन करता है। सेकंड रीज़न ये है कि अगर उसको देखें तो वो एक दिशीय युक्ति है, इसलिए दोनों दिशाओं में काम करने का तरीका उसका अलग अलग होता है। दोनों दिशाओं में प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। प्रतिरोध फॉरवर्ड और रिवर्स में भिन्न भिन्न होता है, इसलिए दोनों एंड पर काम करने का तरीका भी उसका अलग अलग होता है। सवाल नंबर 17, कैपेसिटर में निम्न में से किस पदार्थ का कभी यूज नहीं किया जाता? कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी पैरा विद्युत पदार्थ का हमेशा उपयोग किया जाता है, जिसमें हम पैरा विद्युत के रूप में टेफ्लॉन का भी उपयोग कर सकते हैं। धात्विक में हम एल्युमिनियम का उपयोग भी कर सकते हैं और चांदी युक्त सिरामिक डिस्क का भी काम में लेते हैं।
कॉपर की प्लेटें एक कैपेसिटर में कभी नहीं हो सकती। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, कॉपर प्लेट का उपयोग एक कैपेसिटर में कभी भी नहीं किया जाता है। सवाल नंबर 18 कह रहा है कि मापी यंत्र में दोलन को रोकने के लिए, दोलन को इंग्लिश में ऑसिलेशन बोलते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क की आपसी प्रतिक्रिया के कारण उसमें दोलन उत्पन्न होते हैं, जिसे रोकने के लिए हम अवमंदक बल लगाते हैं। और अवमंदक बल 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है वो अवमंदक बल का प्रकार नहीं है। 3 नाम आपको याद रखने थे, जिसमें नंबर 1 आता है द्रव घर्षण, जो कि ए ऑप्शन में ही है। नंबर 2 भंवर धारा यानी एडी करंट प्रणाली भी होती है। नंबर 3 वायु घर्षण भी होता है। और इनके अलावा एक और भी होता है, अगर आप उसको माने तो। वैसे वायु घर्षण के प्रकार में मानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको न्यूमेटिक, हिंदी में बोलते हैं वायवीय। लेकिन ये जो मेटल फ्रिक्शन, धातु घर्षण है ना, ये कभी नहीं होता। सो हमें डी ऑप्शन के साथ जाना है, धातु घर्षण का कहीं उपयोग नहीं है। सवाल नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति पर रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। माय डियर, रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में सबसे छोटा आंसर है कि ये हमेशा स्लिप पर डिपेंडेंट होती है। अब आप ये देखिए कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन में मोटर में स्लिप का मान कितना है। स्लिप क्या होती है? रोटर और स्टेटर के बीच जो स्पीड का अंतर होता है, उसे स्लिप कहा गया है। यहाँ देखो सवाल में ही स्पष्ट बोल रहा है कि सिंक्रोनस गति पर चल रहा है, इसका मतलब स्लिप का मान कितना है? 0। जब स्लिप का मान 0 है तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान भी कितना होगा? 0 ही होगा। डी उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक एलईडी की परंपरागत परिचालन धारा का मान कितना है? टाइपिकल ऑपरेटिंग करंट ऑफ एलईडी जनरली 20 मिली एम्पियर होता है एलईडी का। फॉरवर्ड वोल्टेज लगभग 1.8 और रिवर्स वोल्टेज 8 वोल्ट के आसपास होती है। सेमीकंडक्टर कंपाउंड से ये बनती है। अलग अलग रंग का ये प्रकाश उत्पन्न कर सकती है। प्रकाश का रंग भी उपयोग किए गए कंपाउंड पर ही डिपेंडेंट होता है। फोटोन का इसमें उपयोग किया जाता है। जंक्शन से ये प्रकाश पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 रिले है जिनकी ऑपरेटिंग वोल्ट एम्पियर निम्न प्रकार है। 1 VA, 2, 4 और 10 VA। मोस्ट सेंसिटिव रिले निम्न में से कौन सा है? माय डियर, सीधी सी बात है, यहाँ ये पूछा गया है कि एक रिले ऐसा है जो 1 वोल्ट एम्पियर की पावर मिलते ही ऑपरेट हो जाता है, और दूसरा जो है वो 2 वोल्ट एम्पियर की पावर मिलेगी तो ऑपरेट होगा। तो सीधी सी बात है, जिसकी ऑपरेटिंग VA कम है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। डी उत्तर के साथ आपको जाना है, 1 VA इसका सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल, किस मोटर पर स्विनबर्न टेस्ट नहीं किया जा सकता? स्विनबर्न टेस्ट DC मशीन में, या यूँ कहें कि DC मोटर में दक्षता ज्ञात करने की एक विधि है। ये विधि नो लोड पर उपयोग ली जाती है। इसका मतलब हो गया कि आंसर वो होगा कि जिस मोटर को हम नो लोड पर नहीं चला सकते वो मोटर कौन सी है। DC सीरीज मोटर है जिसे कभी भी बिना भार के नहीं चलाना चाहिए। इसका मतलब है कि इस पर स्विनबर्न टेस्ट भी नहीं किया जा सकता। डी उत्तर के साथ जाएंगे फिलहाल के लिए। अगला सवाल, थर्मल पावर प्लांट में हीट किस भाग में बनती है? माय डियर, यहाँ DM वाटर होता है, डीमिनरलाइज वाटर बोलते हैं इसको, और ये DM वाटर बॉयलर में जाता है, जहाँ बॉयलर में हीट यानी स्टीम उत्पन्न की जाती है। भाप बोल दो या वाष्प बोल दो, एक ही बात है। सुपर हीटर में देखो मैंने बताया सेचुरेटेड स्टीम से मॉइस्चर दूर की जाती है। कंडेंसर को हिंदी में सग्नित्र बोलते हैं, ये कंडेंस करने के काम आता है। इकोनोमाइज़र उस बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाता है। बी उत्तर रहेगा। बॉयलर जो है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। बॉयलर के साथ ही जाएंगे, बी उत्तर यहाँ बिल्कुल सही रहेगा।
निम्न में से कौन सा एक हाई टेंशन केबल नहीं है? हाई टेंशन केबल जो है ना दोस्तों, बेल्टेड केबल, एसएल केबल, एच टाइप आएगा। सिंगल कोर केबल जो होती है ना, ये कभी हाई टेंशन के काम में नहीं ले जा सकती, क्योंकि एकल कोर है ना, तो इनका हमें जो उपयोग करना है वो कहाँ करेंगे? लिमिटेड वोल्टेज के लिए, जनरली लो वोल्टेज के लिए काम में आती है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? स्प्लिट फेज का मतलब होता है, जनरली हम यूँ कह सकते हैं कि विभक्त कला प्रेरण मोटर। विभक्त कला जनरली सिंगल फेज एसी मोटर का प्रकार है ना। तो सिंगल फेज एसी मशीनें वॉशिंग मशीन में भी होती है, फूड मिक्सर में भी होती है, छोटी ड्रिल मशीन में भी होती है, लेकिन कर्षण कार्य में सिंगल फेज मोटर नहीं होती। इंग्लिश में इसे ट्रैक्शन जॉब बोलते हैं, और ट्रैक्शन जॉब में डीसी मोटरें होती हैं, इसलिए स्प्लिट फेज मोटर का अनुप्रयोग नहीं है। तो आपको डी उत्तर के साथ जाना है, कर्षण कार्य डी उत्तर है। चलिए दोस्तों, ये थे आज के टेस्ट में हमारे 25 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेट हों, आपको जल्द ही और टेस्ट और क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।